नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष में। अब भारत की बड़ी खबरें और वायरल तस्वीरें सच की कसौटी पर परखी जाएंगी। वायरल से लेकर वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब हम करेंगे न्यूज काउंटर पर, और न्यूज काउंटर की करने जा रहे हैं शुरुआत। अब बात दिल्ली की सियासत से एक बहुत बड़े संदेश की। राजनीति के मैदान में हमने कई चेहरे देखे हैं, कई जंग देखी है, लेकिन कुछ ऐसे पल होते हैं जहां शब्द खत्म हो जाते हैं और सिर्फ भावनाएं बोलती हैं। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का यह चेहरा आज देश के सामने है। एक ऐसा चेहरा जो जीत के बाद मुस्कुराया नहीं, बल्कि फफक फफक कर रो पड़ा। संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। पानी दो, पानी पानी। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। हाथ पकड़ने दो यार। मैंने केवल आपका माइक पकड़ रखा है। अपनी जिंदगी में ईमानदारी कमाई है। केजरीवाल हो रहा है यार, तुम कहाँ हिलाओ मत भाई, विजुअल बनना हो गया सर। हिलाओ मत भाई, विजुअल बनना हो गया सर। हिलाओ मत भाई। संभालिए सर, अपने आप संभालिए सर, हिम्मत सर, हिलाओ मत भाई। पानी दो, पानी पानी। केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है। हाथ पकड़ने दो यार। मैंने केवल आपका माइक पकड़ रखा है। अपनी जिंदगी में लेकिन केजरीवाल ने इन आंसुओं के बाद खुद को संभाला और अपने घर से आप दफ्तर तक शक्ति प्रदर्शन करते हुए पहुंचे हैं। साथ ही संदेश दिया कि वो अब और भी ज्यादा मजबूत हैं। उनके आंसू अब अंगारे बनकर विरोधियों पर बरसेंगे। मैंने जिंदगी में केवल ईमानदारी कमाई है। मैंने जिंदगी में केवल इज्जत कमाई है। एक नया पैसा नहीं कमाया मैंने अपनी जिंदगी में। इन लोगों की तरह नहीं हूं मैं। मैंने जिंदगी में एक नया पैसा नहीं कमाया, केवल ईमानदारी कमाई है। और ये उस ईमानदारी के ऊपर चोट करना चाहते थे, उसके लिए इन्होंने षड्यंत्र रचा था। आज कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये साबित हो गया देश के सामने, केजरीवाल कट्टर ईमानदार है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार है, संजय सिंह कट्टर ईमानदार है। अब तो एक ही तरीका बचा है मोदी जी केजरीवाल से निपटने का। केजरीवाल का कत्ल करवाना पड़ेगा, केजरीवाल की हत्या करवानी पड़ेगी। उसके अलावा केजरीवाल आपसे संभलने वाला नहीं है। अब आपके बस का नहीं है केजरीवाल, आपने सब कुछ करके देख लिया। अब केजरीवाल का कत्ल ही करवाना पड़ेगा। तो केजरीवाल और मनीष सिसोदिया बरी हुए तो आम आदमी पार्टी खेमे में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। जरा ये रील देखिए। इस दुनिया में चाहे कोई कितना भी शक्तिवान हो जाए, लेकिन ईश्वर की शक्ति के ऊपर नहीं हो सकता। बहुत कष्ट दिया, लेकिन मुझे विश्वास था कि ईश्वर हमारा साथ देंगे। देश की सबसे पावरफुल कुर्सी पर बैठा शख्स ने भी आपके खिलाफ साजिश रची, पर आप सच के मार्ग पर थे। आप सच्चाई की जीत हुई है देश के संविधान के कारण। भगवान की अगर देर है, अंधेर नहीं है। हम लोग, आम आदमी पार्टी तो कहती थी, देश भी पूरा जानता था कि ये टोटली फर्जी झूठा केस। उधर सीबीआई राउ रेवेन्यू कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाने की बात कह रही है, लेकिन यह जानना आपके लिए जरूरी है कि राउ रेवेन्यू कोर्ट की टिप्पणी से कैसे सीबीआई पर ही सवाल उठ गए हैं। अब देखिए, राउ रेवेन्यू कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई की चार्जशीट में ठोस और पर्याप्त सबूत नहीं थे। कोई व्यापक साजिश या आपराधिक इरादा साबित ही नहीं हुआ है। चार्जशीट में कई आंतरिक कमियां और गुमराह करने वाली बातें भी मेंशन रही हैं। प्रोसिक्यूटर का मामला न्यायिक परीक्षा में टिक ही नहीं पाया और बिना ठोस साक्ष्य
संलिप्त बताना कानून के सिद्धांतों के खिलाफ कोर्ट ने पाया और ये सख्त टिप्पणी भी इस पूरे मामले में की गई है। अब देखिए, कोर्ट के फैसले के बाद अब पूरी आम आदमी पार्टी, केंद्र सरकार, ईडी, सीबीआई और बीजेपी पर हमलावर है। आप इस देश को बर्बाद कर रहे हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए, अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए आप विपक्ष के लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। आप सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके झूठे केस चलवा रहे हैं। आज पूरा देश, आज हर वो आदमी जो इस केस को बारीकी से देख रहा था, पूछना चाहता है नरेंद्र मोदी जी से कि भाई बताइए ना, ये केस तो ट्रायल लायक भी नहीं समझा गया। आज कोर्ट के इस आदेश ने दिखा दिया कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने, बीजेपी ने, मोदी जी ने, अमित शाह ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, आम आदमी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र किया, किस तरह से झूठे आरोप लगाए, किस तरह से गलत तरीके से गिरफ्तार किया और जेल में रखा। लेकिन आखिरकार न्यायपालिका में जीत सच्चाई की ही हुई, अरविंद केजरीवाल की ईमानदारी की हुई। सीबीआई और ईडी के पास कोई प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, इसीलिए आज डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज का मतलब भी समझ लीजिए, ये केस इस लायक भी नहीं है कि इसके अंदर मुकदमा चल सके। अभी सीबीआई तो पहले मोदी जी के पास जाएगी, फिर मोदी जी सेट करेंगे कि। और एक बड़ी खबर आपको बता दें कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की अर्जी पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला आने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, हाईकोर्ट ने यह साफ कहा है। और जांच में सहयोग करें अविमुक्तेश्वरानंद। तो बहुत अहम खबर, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद पर उनके आश्रम के 2 बटुकों ने यौन शोषण करने के गंभीर आरोप लगाए थे। कोर्ट के आदेश के बाद उन पर एफआईआर दर्ज हुई है और उसके बाद उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही थी। इस बीच स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद अपनी अग्रिम जमानत की अर्जी को लेकर हाईकोर्ट पहुंचे हैं और उस पूरे मामले में सुनवाई करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है और फैसला आने तक उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, इसको स्पष्ट कर दिया। अभी हमारे अधिवक्ता पीएन मिश्रा जी से बात हुई है। उन्होंने बताया कि हम हमारे दूसरे अधिवक्ताओं के मंडल के साथ न्यायालय में आपका पक्ष हम लोगों ने रखा, जिसका नेतृत्व गुप्ता जी ने किया और विस्तार से न्यायालय में चर्चा हुई। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी दलील रखी और न्यायालय ने ये कहा कि हम फैसला रिजर्व कर रहे हैं और सेल नॉट बी अरेस्टेड, जो अरेस्टमेंट की कार्यवाही है उसको उन्होंने रोक दिया है कि गिरफ्तार नहीं किया जाए। गुरुजी, इस फैसले को आप लोग कैसे देखते हैं, क्योंकि आप लोग ऐसा है गए थे कि वहाँ पर हम लोगों ने जो दलील रखी वो इस बात की दलील थी कि ये मुकदमा झूठा बनाया गया है। निश्चित रूप से न्यायाधीश को ये बात हमारी जो वहाँ पर रखी गई थी इसमें बल दिखाई दिया होगा, तभी तो उन्होंने इस तरह का एक निर्देश प्रदान किया है। इसलिए हम आरंभ से कह रहे थे कि हमारा काम है जो बात जैसी है उसको न्यायाधीश के सामने ठीक से रखना। हम लोगों ने रखा और आप देखिए कि न्यायाधीश ने जो वर्डिक्ट दी है, जो एक आदेश पारित किया है, उससे ये पता चलता है कि वो रहे हैं कि इस मामले को। तो अदालत ने फैसला सुरक्षित कर दिया, लेकिन इस बीच से एक बड़ी राहत के तौर पर भी देखा जा रहा है। अब अविमुक्तेश्वरानंद पर आरोप क्या है, जरा वो जान लीजिए। 2 बच्चों के यौन शोषण का उन पर आरोप है और नाबालिग बटुकों से यौन उत्पीड़न करने के गंभीर आरोप लगे हैं। बच्चों के यौन शोषण केस में एफआईआर दर्ज है और आशुतोष महाराज ने इस पूरे मामले में बच्चों के यौन शोषण के गंभीर आरोप अविमुक्तेश्वरानंद पर लगाया था। स्पेशल पॉक्सो कोर्ट के आदेश पर मामले में एफआईआर हुई और दोनों पीड़ित नाबालिगों का बयान दर्ज कर लिया गया है। दोनों बच्चों का मेडिकल भी हो चुका है। मेडिकल रिपोर्ट में सोर्सेज ये कहते हैं कि यौन उत्पीड़न की पुष्टि भी हो चुकी है।
अब न्यूज क्वार्टर में खबर को बदलते हैं और अब बात करेंगे प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू की। वो नाम जो कभी अपनी बौद्धिक चर्चाओं के लिए जाना जाता था, आज फिर जंग के मैदान में एक बार फिर से वो तब्दील होता हुआ नजर आया। जेएनयू बन चुका है जंग का अखाड़ा। कौन है साजिश का चेहरा, वो भी आपको दिखाएंगे। देखिए, जेएनयू छात्र संघ के स्टूडेंट सड़कों पर है। पिछले 2 दिन से लगातार बवाल जारी है और कल भारी हंगामा भी हुआ है। इस हंगामे से जुड़े 2 नए वीडियो सामने आए हैं। पहला वीडियो है वहां मौजूद छात्रों को भड़काने वाला, जरा वो वीडियो दिखाइए। और इस वीडियो के किरदार का नाम है नीतीश। दूसरा वीडियो भी देख लीजिए। अब आपको दूसरा वीडियो दिखाने जा रहे हैं। दूसरा वीडियो है सुरक्षा बलों पर एक तरह के हमला करने का। अब आपकी स्क्रीन पर हम 2 वीडियो दिखाने जा रहे हैं जो जेएनयू में चल रही एक अलग साजिश का सबूत बनकर सामने आ रही है। अब देखिए, पहली तस्वीर, जुबान से निकलते ही वो शब्द जो आग लगाने के लिए बहुत ज्यादा काफी थे। भड़काऊ बयानबाजी का वो सिलसिला जिसने शांत माहौल को बारूद के ढेर में तब्दील कर दिया। आरोप संगीन है और चेहरे और बेनकाब होने वाले हैं। अब दूसरी तस्वीर भी खौफनाक है, जहां सुरक्षा बल इन छात्रों के निशाने पर थे। तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि जेएनयू के गेट पर मर्यादा की हर सीमा को लांघ दिया गया है। तो देखिए, ये तस्वीरें बहुत ज्यादा अहम है और बार बार सवाल यह है कि जेएनयू पर ऐसे गंभीर आरोप क्यों लग रहे हैं। छात्र इस तरह से प्रदर्शन करने के वक्त में कानून व्यवस्था को अपने हाथ में क्यों ले लेते हैं और उनकी सुरक्षा में जो लोग तैनात हैं उन पर थप्पड़बाजी कर रहे हैं। क्या यह छात्रों का काम हो सकता है? अब देखिए, जेएनयू में प्रदर्शन करने वाले छात्र कह रहे हैं कि वो सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, लेकिन सच इसके अलग है। सच क्या है, जरा आपको वो डिटेल्स हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सवाल यह है कि जेएनयू में प्रदर्शन के पीछे साजिश कौन कह रहा है। पहला सबूत क्या है, जरा वो सबूत देख लीजिए। इस तरफ से दिखाते हैं जरा। यहां लाल घेरे में देखिए, यहां से इस तरह से उकसाया जा रहा है बच्चों को, धमकाया जा रहा है सुरक्षा बलों को और छात्रों से यह कहा जा रहा है कि हम रुकने वाले नहीं हैं, हम थकने वाले नहीं हैं, हम जवाब देकर रहेंगे। अब देखिए, जेएनयू का ये छात्र है नीतीश, वो छात्र जिसे क्लासरूम में होना चाहिए वो बैरिकेड पर खड़ा है। देखिए कैसे नीतीश गुस्से की आग को भड़काने की पूरी कोशिश कर रहा है और आरोप है कि नीचे खड़ी भीड़ को उकसाया जा रहा है, उसे कानून की लक्ष्मण रेखा लांघने के लिए बार बार फोर्स किया जा रहा है। अब देखिए, आपको दूसरा सबूत भी दिखाने की कोशिश करते हैं। दूसरा सबूत क्या है, इस वीडियो में आप देखेंगे सुरक्षा बल वहां पर खड़े हैं और उनको घेर कर मारने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा कर्मियों पर डंडा फेंका जाता है, हाथ से हमला करने की कोशिश की जाती है, धक्का दिया जाता है। वो सुरक्षा कर्मी जो आपको कानून का पाठ पढ़ाने के लिए आए हैं, आप कानून अपने हाथ में मत लीजिए, आप छात्र हैं और अगर आप ऐसा करेंगे तो हमें आप पर कार्रवाई करनी पड़ेगी। लेकिन ये तस्वीरें बार बार क्या कहानी बयान कर रही है। इस लाल घेरे में देखिए, इस तरफ देखिए क्या हो रहा है। इस तरह से ये लोग सुरक्षा कर्मियों पर डंडा फेंक रहे हैं और जेएनयू की आड़ में छिपी नफरत की परतों को उघाड़ना जरूरी है। पहला सबूत आपने देखा, दूसरा सबूत भी हमने दिखाया कि कानून के इकबाल को चुनौती दी जा रही है। ये तस्वीरें गवाह है कि वहां प्रदर्शन नहीं बल्कि खाकी का शिकार करने की तैयारी थी। अब इन दोनों तस्वीरों में बाईं तरफ की तस्वीरों को देखिए, ये छात्र होने का दावा करते हैं ये लोग, लेकिन इनके हाथ में कलम नहीं, कानून को चुनौती देने की हिम्मत है। देखिए इन बेशर्मियों को देखिए, एक ऑन ड्यूटी पुलिसकर्मी पर हाथ उठाना, उसे सरेआम थप्पड़ मारना। क्या यह जेएनयू छात्रों का तथाकथित शांतिपूर्ण प्रदर्शन है? क्योंकि यह थप्पड़ एक जवान पर नहीं, देश की कानून व्यवस्था पर है। अब कुछ ग्राफिक्स है, वो उसके लिए मैं आपको पहली बॉल पर ले चलता हूं और जानिए कि जेएनयू की दीवारें एक बार फिर से कैसे गवाह बनी हैं, ना सिर्फ नारों की बल्कि एक ऐसे टकराव की जहां कानून और अधिकार आमने सामने खड़े हैं। दोनों तरफ से दावे हैं, दोनों तरफ से दलीलें हैं। आइए देखते हैं कि इस विवाद के 2 पहलू क्या हैं। अब पुलिस का पक्ष क्या है इस पूरे मामले में, जान लीजिए। पुलिस का पक्ष यह है कि नियम सबके लिए बराबर हैं, बिना किसी पूर्व सूचना के, बिना किसी अनुमति के मार्च निकालना सुरक्षा के लिहाज से खतरा है। अनुशासन के लिए लोकतंत्र को भीड़ में बदलते हुए हमने देखा है, इस तरह के आरोप।
दूसरी तरफ छात्र इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं। उनका दावा है कि एक शांतिपूर्ण मार्च को रोकना उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। अब देखिए फिर से क्या कहा गया है, जरा पुलिस का पक्ष क्या है कि बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की गई है, जबकि छात्र ये कह रहे हैं कि पुलिस ने इस पूरे मामले में बल प्रयोग किया है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। अब पुलिस क्या कह रही है कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, हमारे जवानों को निशाना बनाया गया है, जबकि छात्रों का दावा है कि कार्रवाई में उल्टा हमने हमला नहीं किया, बल्कि पुलिस ने हम पर हमला किया और हमारे कई साथी घायल है। पुलिस कह रही है कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना जरूरी है, इसलिए हल्का बल प्रयोग किया गया है, जबकि छात्रों का यह दावा है कि लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया गया है। इस तरह से गंभीर आरोप दोनों तरफ से लगाए गए। एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और उसके बाद आगे की कहानी बताएंगे। स्टूडेंटों को डिटेन किया जा रहा है, पकड़कर इनको लेके जाया जा रहा है। धीरे धीरे सभी को डिटेन करके बस में बैठाया जा रहा है। पुलिस पहले भी इनको हिदायत दे चुकी है कि यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से अंदर ही कैंपस के अंदर ही प्रोटेस्ट करें। हम लोग को एक मार्च नहीं करने दे रही है। रोहित का यूजीसी रेगुलेशंस के लिए सिविल ड्रेस में मार रहा है स्टूडेंट को, सिविल ड्रेस में मारा है। पुलिस ने फीमेल्स का हाथ खींचा है, डंडे चलाए हैं। हम देखिए घसीटा है इन्होंने स्टूडेंट को। अब देखिए दोनों तरफ से कई आरोप लगाए जा रहे हैं और कई तरह की बातें कही जा रही हैं। छात्र कुछ मांग कर रहे, कुछ डिटेल्स ग्राफिक्स पर हमारे सहयोगी लोकेश वशिष्ठ ने बनाई है, जरा वो ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। और देखिए पहली मांग क्या है। मांग ये है कि कुलपति को बर्खास्त किया जाए। उन पर आरोप है कि वो जातिगत भेदभाव करते हैं और उनके बयान दलित और पिछड़ा विरोधी रहते हैं। दूसरी मांग क्या है, रोहित एक्ट की तर्ज पर लागू हो यूजीसी, जिस पर फिलहाल रोक लग गई है। तो वहीं मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कई छात्रों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार छात्रों में जेएनयूएसयू के अध्यक्ष अदिति मिश्रा, पूर्व जेएनयूएसयू के अध्यक्ष नीतीश कुमार, जेएनयूएसयू के उपाध्यक्ष गोपिका बाबू और कुल 14 छात्रों की गिरफ्तारी हुई है। हालांकि सभी गिरफ्तार छात्रों को जमानत मिल चुकी है और उनको रिहा किया जा चुका है। अब देखिए अगली खबर बहुत ज्यादा ध्यान से सुनिएगा। अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर आपके पड़ोस में बच्चे हैं तो यह खबर आपके लिए है। और वो बच्चे अगर स्कूल जाते हैं तो बिल्कुल भी इस खबर को मिस ना करिएगा, क्योंकि अगली खबर क्या है जरा देखिए। स्कूल की लापरवाही से बच्चे की जान पर बन रही है। यह खबर आपके नौनिहालों की सुरक्षा से जुड़ी हुई है। अगर आपका बच्चा स्कूल जाता है तो यह खबर सिर्फ आपके लिए है। न्यूज काउंटर में हम आपको नोएडा के एक बड़े प्रतिष्ठित स्कूल की ऐसी घोर लापरवाही के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने एक मासूम बच्चे की जान को ही खतरे में डाल दिया है। सुबह आप अपने बच्चे को स्कूल बस में बिठाते हैं, लेकिन जब छुट्टी के वक्त पहुंचते हैं तो मालूम पड़ता है कि बच्चा ना तो स्कूल में है ना ही स्कूल पहुंचा है। स्कूल से सवाल किए गए तो उसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। तो पहले आप पर क्या बीतेगी ये जानिए और समझने की कोशिश करिए कि यह वाकया नोएडा के बहुत बड़े स्कूल एमएटी इंटरनेशनल स्कूल का है। बच्चे के गायब होने की जो जानकारी सामने आई है वो लापरवाही की हद थी। बस ड्राइवर की लापरवाही, शिक्षकों की लापरवाही, स्कूल प्रबंधन की लापरवाही इसमें सामने आई है। अब देखिए कुछ डिटेल्स है, वो कहानी जानिए कि आखिरकार बच्चा मिला तो मिला कैसे और कई घंटे तक यह बच्चा गायब कहां रहा। बच्चा मिला नहीं तो मां ने स्कूल में फोन किया, क्योंकि मां ने सुबह बच्चे को स्कूल बस में बैठाया था। मां को पता चला कि बच्चा स्कूल पहुंचा ही नहीं। इसके बाद परिजनों ने उसकी खोज शुरू की है। बस के रजिस्टर में मासूम की उपस्थिति दर्ज है, मतलब हमने सुबह बैठाया तो स्कूल पहुंचा क्यों नहीं। बस में बच्चा मौजूद था लेकिन स्कूल में नहीं पहुंचा। ऐसे में बच्चों के परिजनों ने बस संचालक को फोन किया। पता चला कि रास्ते में स्कूल बस खराब हो गई थी और जिस वक्त बस को बदला गया उस वक्त ये बच्चा पीछे की सीट पे सुबह सुबह सो गया था। आमतौर पर ऐसा होता है कि बच्चे नींद से जगते हैं, उठते हैं, तैयार होते हैं, स्कूल बस में बैठते हैं और सफर लंबा होता है तो बच्चे बैठे बैठे सो जाते हैं। ट्रांसपोर्टर ने दूसरी बस से बच्चे को स्कूल भेजने की बात कही क्योंकि बस खराब हुई थी और यह बच्चा पीछे की सीट पर सोता रह गया। किसी स्टाफ ने स्कूली बस को चेक ही नहीं किया, जो सामने दिखा उसको बैठाया और शिफ्ट कर दिया। खराब स्कूल बस में जिसमें बच्चा पड़ा रहा पीछे की तरफ, उसको स्कूल यार्ड में रखा गया।
और खोजते हुए जो कि स्कूल से कई किलोमीटर दूर था। जब परिजन वहां बच्चे को ढूंढते हुए वहां पर पहुंचते हैं तो देखा कि पिता ये देख रहा है कि बच्चा जोर जोर से अकेली बस में उस धूप गर्मी में जोर जोर से रो रहा था। बस का दरवाजा खुलते ही बच्चा मां से लिपट गया। अब स्कूल प्रबंधन ने ट्रांसपोर्टर को निलंबित कर दिया है और इस पूरे वाक्य के दौरान 7 घंटा बच्चा बस के अंदर बंद रहा है। अब आपको बस कर्मचारी और बच्चे के पिता के बीच जो बातचीत हुई है जरा वो सुनाते हैं। सुबह से हमारी सोचो क्या हालत हुई होगी। अरे तुम्हारी कम भाई, हमारी ज्यादा भाई। तुम्हारी मेरी कैसे बाप की कम हो सकती है, माँ की हालत देखो आप। बच्चे देख के हम घबरा गए कि सुबह 8 बजे गाड़ी खड़ी है भाई। शर्म करो यार, शर्म करो सच में। अब इस पूरे वाक्य पर मासूम बच्चे की मां ने अपना दर्द बयां किया तो स्कूल प्रशासन कुछ और ही कहानी, कुछ और ही दावे कर रहा है। क्या है वो दावे? मां ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा है कि परिवार गंभीर पीड़ा से गुजरा, लेकिन स्कूल दावा कर रहा है कि बच्चे को खराब बस से परिजनों ने नहीं बल्कि स्कूल ने उल्टा ढूंढा। स्कूल को तो पता ही नहीं था कि बच्चा सुबह बस में चढ़ा था और स्कूल नहीं पहुंचा। मां कह रही है कि डर बेबसी बयां नहीं की जा सकती है। स्कूल दावा कर रहा है कि उसने परिजनों को इसकी सूचना दी। मां कह रही है कि सभी परिजन अपने अपने बच्चों का खुद ध्यान रखें, लेकिन स्कूल प्रशासन दावा कर रहा है कि भविष्य के लिए सुरक्षा के उपाय और मानकों को बढ़ाया जा रहा है। तो इस तरह की लापरवाही ऐसे बड़े स्कूल से जहां लाखों रुपए आप फीस दे सकते हैं उनसे कैसे एक्सपेक्ट की जा सकती है। खैर आगे बढ़ते हैं, अब न्यूज काउंटर में खबर को बदलने जा रहे हैं और खबर देखिए ब्रांडिंग वॉल चेंज करते हैं। जरा देख लीजिए कौन है ये लोग। रुद्राभिषेक के दौरान वकीलों ने कलेश किया है, जूते पहनकर गर्भगृह में घुस गए और न्यूज काउंटर में बात जो करने जा रहे हैं वो काले कोट पहने वकीलों की गुंडागर्दी की, जिसकी तस्वीरें आमतौर पर हर शहर से आती हैं। जो लोग अपने आप को कानून का पहरेदार कहते हैं वही कानून को ताक पर रख दें तो क्या हो। प्रयागराज में वकीलों की गुंडाई की ये तस्वीरें देखिए। मंदिर में घुसते ही काला कोट पहने वकीलों ने पुजारी को पकड़ा, कॉलर पकड़ के घसीटा, पीटना शुरू कर दिया, गाली गलौज की। पुजारी बचने के लिए गर्भगृह में चले गए, लेकिन वकीलों ने वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ा, वहां भी वो रुकने वाले नहीं थे। गाली गलौज मारपीट करते हुए जूते पहनकर ये काले कोट में गुंडे की शक्ल में नजर आने वाले लोग गर्भगृह के अंदर घुस गए और मारपीट के बीच जो भी बीच बचाव की कोशिश करता उस पर वकील हाथ छोड़ देते। धक्का मुक्की, भीड़, शोर और अफरा तफरी इस वीडियो में साफ तौर पर नजर आ रही है। अब प्रयागराज के बनकामेश्वर मंदिर में हुई मारपीट की इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। आस्था के केंद्र में कानून का खुलेआम उल्लंघन हुआ है। यह केवल एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि व्यवस्था और मर्यादा पर चोट है। आपको बता दें कि द्वारका और ज्योतिष पीठ के ब्रह्मलीन शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था, जहां वकीलों ने इस तरह का हमला किया है। इस मंदिर में सावन के सोमवार और महाशिवरात्रि पर लाखों की संख्या में लोग आते हैं, भक्त उमड़ते हैं। वहां इस तरह के वकीलों की गुंडागर्दी लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े करती है। अब देखिए कुछ डिटेल्स है कि आखिरकार मंदिर में वकीलों की गुंडाई के पीछे की पूरी कहानी क्या है, वो ग्राफिक्स जरा हम आपको बता दें। ये पूरी कहानी जान लीजिए। हाई कोर्ट के एएजी का परिवार मतलब एडवोकेट अटॉर्नी जनरल रुद्राभिषेक के लिए पहुंचा। एएजी मतलब होता है एडिशनल एडवोकेट जनरल, यानी हाई कोर्ट में राज्य सरकार का पक्ष रखने वाले सरकारी वकील। मंदिर के केयर टेकर ने उन्हें ड्रेस कोड की जानकारी दी कि रुद्राभिषेक के दौरान पुरुषों के लिए धोती और महिलाओं के लिए साड़ी पहनना अनिवार्य है। लेकिन एएजी साहब, सत्ताधारी दल के एएजी साहब को यह बात बहुत नागवार गुजरी। ड्रेस कोड पर विवाद बढ़ा तो वकीलों को बुला लिया उन्होंने पीछे से फोन करके कि जरा मेरी मदद करने के लिए आओ। वकीलों ने मंदिर की व्यवस्था में जुड़े लोगों के साथ मारपीट की। पुजारी ने थाने में तहरीर तो दे दी, लेकिन अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं हुआ है। अब आपको दो तस्वीरें इसी घटना से जुड़ी हुई दिखाते हैं, जो समझिए कि काले कोट में पहनकर आपका केस लड़ने वाले, कानून की बारीकी जानकारी को रखने वाले ये वकील ऐसी गुंडागर्दी करते बार बार कैमरों में कैद क्यों होते हैं, जरा वो समझ लीजिए। अब पहली तस्वीर क्या है यहां पर देखेंगे। 5 वकील, संभव हो तो इस वीडियो को जरा दोबारा से प्ले करिए, और 5 वकील आते हैं
धक्का मारते पुजारी को देखिए, 1 2 3 4 5, और ये पुजारी हैं जो लाल घेरे में नजर आ रहे हैं। इस पुजारी का हाथ मरोड़ते हैं, गाली देते हैं और मारते हुए, थप्पड़ मारते हुए मंदिर को गर्भगृह के अंदर तक घसीटते हुए लेकर जा रहे हैं। ये एक वकील से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। ये कोई चौक चौराहा गली नुक्कड़ नहीं है, मंदिर का प्रांगण है, गर्भगृह है। अब दूसरी तस्वीर क्या है, अब देखिए इन चेहरों को, जो काले कोट वाले गुंडे जिन्हें कहा जा रहा है प्रयागराज में, इन चेहरों को पहचानिए। चश्मा लगाए हुए, गले में टाई लगाए हुए, कोट पहने हुए ये लोग पुजारी से मारपीट कर रहे हैं। ये मोबाइल से शूट किया हुआ वीडियो, और इस दौरान कई पुलिसकर्मी भी, सुरक्षाकर्मी हैं जो मामले को शांत करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ताकत और सत्ता का क्या कुछ गुरूर है, वो जरा इस वीडियो में नजर आ रहा है। अब इस पूरे घटना में मनकामेश्वर मंदिर के महंत जी जो पीड़ित हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी बात भी सुन लीजिए। ऐसे कृत्यों की हम घोर निंदा करते हैं और इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि जिस न्यायालय के अधिवक्ता हैं उसको ये मंदिर मानते हैं और ये भी सनातन धर्म का आस्था का मंदिर है जहाँ इनके संस्कार दिखते हैं। इससे लगता है कि ये कितना वहाँ का मानते होंगे जहाँ पर ये कार्य करते हैं। तो इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। आप कानून की समझ रखने वाले व्यक्तियों से संयम और वैधानिक आचरण की अपेक्षा तो की ही जाएगी ना। अब तक वकीलों की गुंडाई की तस्वीरें टोल पे, सड़क पर, कोर्ट में, चौक चौराहे, नुक्कड़ पर आती रहती थी, लेकिन वकीलों की मनमानी से मंदिर अछूता रहा है। लेकिन अब मंदिर का प्रांगण भी काले कोट की इस गुंडाई से अछूता नहीं रहा, और यह बहुत ज्यादा शर्मनाक है। शर्म आती है ऐसी पढ़ाई लिखाई पर और ऐसे काले कोट पर। खैर, खबर को बदलने जा रहे हैं और न्यूज काउंटर में बात एक ऐसी तस्वीर की जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया है। क्या है वो खबर, क्या है वो तस्वीर, जरा यहां आपको दिखाते हैं। मुरादाबाद के सिविल लाइन की जनता अभी सोकर उठी ही नहीं थी कि इलाके में तेंदुए ने गुड मॉर्निंग कह दिया। तेंदुओं को गली में टहलता देख लोगों की नींद ऐसी उड़ी कि सीधे छतों पर लैंड हुए। हर तरफ हड़कंप, हर तरफ शोर, लोग चिल्ला रहे हैं तेंदुआ आया, तेंदुआ आया। और ये तेंदुआ बेचारा सोच रहा होगा कि भाई मैं तो बस जरा शहर घूमने आया था। भागते भागते तेंदुए को सूझा एक आइडिया। वो सीधा एक घर में घुसा और जा बैठा बाथरूम के अंदर। शायद अंदर की गर्मी से परेशान था और उसे फिर लगा कि प्राइवेट रूम में शांति मिल जाएगी। पर इस घर में मौजूद घर वालों ने देसी जुगाड़ लगाया और बाहर से कुंडी बंद कर दी और तेंदुआ अंदर कैद हो गया। बाहर उसकी पूरी दुनिया लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए जमा है। पुलिस और वन विभाग वाले पसीने पसीने हैं। तेंदुआ जो अंदर चैन से बैठा है और बाहर जनता का गदर जारी है। हर किसी को तेंदुए के साथ सेल्फी चाहिए। पुलिस डंडा चमका रही है, पर भीड़ है जो टस से मस्त नहीं होने का नाम ले रही। अब आपको बताते हैं कि शहर में कैसे तेंदुआ गदर मचा रहा। सिर्फ ये एक तस्वीर नहीं है, गाजियाबाद हो, मुरादाबाद हो, शाहजहांपुर हो, लखीमपुर हो, हर जगह से ही तो ऐसी तस्वीर आ रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार तेंदुआ शहर शहर गदर क्यों मचा रहा है। सिर्फ एक महीने के भीतर ही कुछ घटनाओं के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। देखिए, 27 फरवरी 2026 को मुरादाबाद में घर में घुसा तेंदुआ, जिसकी खबर हमने आपको दिखाई है। 27 फरवरी 2026 को ही पीलीभीत में एक पशु को तेंदुए ने आबादी में घुसकर मार डाला। 26 फरवरी को, एक दिन पहले, हरदोई में एक मवेशी को अपना निवाला बनाया और 26 फरवरी को ही लखीमपुर खीरी में इसने दहशत फैलाई। इसी तरह के इलाके में आकर 25 फरवरी को गाजियाबाद के स्कूल में घुसा और पूरे 9 घंटे तक ऑपरेशन चलाकर उसको जाकर कहीं ना कहीं पिंजरे में डाला गया। अब हमने एक्सपर्ट से पूछा कि आखिरकार तेंदुए इंसानों की बस्ती में क्यों आ रहे हैं भाई, शहरों में तेंदुओं की घुसपैठ की वजह क्या है। जरा वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट क्या कहते वो सुनिए। जो इंसानी इलाके हैं वहाँ पे बड़े आसानी से उनको शिकार उपलब्ध हो जाता है, बकरी के रूप में, कुत्तों के रूप में। जो भी इंसानी इलाके जहाँ वो घुसते हैं वो किसी न किसी जंगल के पैच से कनेक्टेड होता है। इंसानी आबादी की तरफ आने का जो दूसरा कारण है वो उनका हैबिटेट लॉस है, फ्रैगमेंटेशन है, उनके जो जंगल हैं वो कट रहे हैं, ये भी एक कारण है।
अब न्यूज काउंटर में बात अनोखी शादी की। 2026 के इस दौर में आपने करोड़ों रुपए वाली महंगी महंगी शादियां तो बहुत देखी होंगी, लेकिन अब हम आपको 2026 के साल में 70 के दशक में लेकर चलते हैं, जहां बाराती महंगी महंगी गाड़ियों में नहीं बल्कि बैलगाड़ियों में सवार होकर पहुंचे हैं। बड़े महंगे बैंड बाजे नहीं है, डीजे की धुन नहीं है, लेकिन ढोलक की थाप पर बाराती नाच रहे हैं। ये शादी है बुंदेलखंड के रहने वाले मोहित द्विवेदी की। ये तस्वीरें बुंदेलखंड की पुरानी परंपरा को सजोने और बचाने की कोशिश है। दूल्हा और बाराती करीब 30 सजी धजी छोटी छोटी बैलगाड़ियों में सवार होकर करीब 4 किलोमीटर का सफर तय करके दुल्हन के घर पहुंचे। और इस बारात में ना तो दूल्हे की कार थी और ना ही बारातियों की गाड़ी, पूरी बारात बैलगाड़ियों पर आई थी और ढोलक की थाप पर कुछ ऐसे ही नाचते झूमते नजर आए। इस शादी में रंगारंग कार्यक्रम के लिए पारंपरिक नृत्य का भी लोक नृत्य का आयोजन किया गया था। आला रूदल की कहानियों में लोक नृत्य में दिखाया गया डांस ऐसा गजब था कि जिसने देखा वो देखता रह गया। इस बारात का मुख्य आकर्षण तबोरा भजन, महिलाओं द्वारा गाए गए पारंपरिक बुंदेलखंडी गीत रहे हैं, जिसको देखकर सुनकर बहुत ज्यादा लोग उत्सुक नजर आए। और ये तो गाड़ी घोड़ा बैलगाड़ी की बात हो गई। और खाने का इंतजाम, बुफे और बड़ी बड़ी राउंड टेबल नहीं, बल्कि जमीन पर पलथी मारकर, जैसा गांव में पहले होता था वैसे लोगों को खाना खिलाया गया और पत्तल में देसी खाना परोसा गया। मेन्यू में कद्दू है, आलू बैगन की सब्जी है, पारंपरिक व्यंजन शामिल थे जिसका स्वाद बाराती चखते नजर आए। विवाह की रस्में 3 दिन तक चली, जैसा पहले के दौर में होता था। पहले दिन तिलक, दूसरे दिन द्वाराचार और तीसरे दिन बेटी की विदाई, और 3 दिन तक बाराती दुल्हन के घर पे रहे और इन रस्मों को निभाया गया। खास बात यह रही कि दुल्हन की विदाई भी गुरुवार को बैलगाड़ी से ही की गई, जो कि उपस्थित लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा यादगार क्षण रहा है। अब न्यूज काउंटर में अगली खबर का वक्त। महाराष्ट्र के धुले से जहां पर केमिकल टैंकर में भीषण आग लग गई। डिवाइडर से टकराने के बाद टैंकर पलट गया और उसमें भीषण विस्फोट हो गया। ये तस्वीरें उसी टैंकर, केमिकल वाले टैंकर के भीषण विस्फोट की है। विस्फोट के बाद केमिकल सड़क पर फैल गया, जिससे आग सड़क पर दूर दूर तक फैल गई। टैंकर में केमिकल होने की वजह से थोड़ी देर में आग ने विकराल रूप ले लिया। कई फीट ऊंची ऊंची लपटें या यूं कई मीटर्स तक धुएं का गुबार नजर आया। कई किलोमीटर तक ये धुआं नजर आ रहा था और हाईवे पर टैंकर पलटने के बाद कई लोगों ने अपने वाहन रोक दिए और वापस लौट गए। आग लगने की सूचना के बाद ही ट्रैफिक पुलिस और दमकल विभाग ने घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। दोनों तरफ से एहतियातन आवाजाही को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से लंबा जाम भी लगा रहा। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम ने बहुत मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया और अच्छी बात यह रही कि हादसे में किसी जनहानि की खबर नहीं है। अब देखिए, घड़ी हमें इशारा कर रही है सिर्फ आपसे विदा लेने का, लेकिन आज हमें आपसे कहना पड़ेगा कि न्यूज काउंटर में सिर्फ इतना ही। अब आपसे हमारी सोमवार को होगी मुलाकात। तब तक देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। धन्यवाद, नमस्कार।